परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए 100% स्ट्राइक रेट की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर जेडीयू से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। और इसी बीच 1 सीट पर हम की ओर से जितन राम मांझी ने दावा ठोका है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। विधान परिषद चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होंगे और नतीजे भी उसी दिन शाम तक आ जाएंगे। विधान परिषद चुनाव के ऐलान ने बिहार की राजनीति में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 उसको ले लेंगे। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए 100% स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है। हम तो स्ट्राइक रेट 100% पर भरोसा करते हैं और बहुत लोग मुगालते में जीते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावेदारी का दौर भी तेज हो गया है। जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए 1 सीट की डिमांड कर दी है। हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जल्द ही एनडीए के नेता मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। इनमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं और एनडीए एकजुट है और जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा। एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि सहनी समाज से चौथा उम्मीदवार होगा भीष्म सहनी या कोई और सहनी नेता। बता दें कि विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 5 अब तक जेडीयू के पास थी, 2 बीजेपी के पास, 2 आरजेडी के पास और 1 कांग्रेस के पास थी। एनडीए नेता सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अब नतीजे बताएंगे कि दावे में कितना दम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों को लेकर के चुनाव के ऐलान के बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, एक-एक करके बताते हैं कौन सी सीट खाली होने वाली है, किस सीट पर कौन सी दावेदारी कही जा रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है और विधान परिषद चुनाव के ऐलान के बाद अब प्रक्रियाएं कैसी होने वाली है वो जान लीजिए। नामांकन की तारीख 1 जून से 8 जून तक होगी और नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। फिर 18 जून को मतदान होंगे और 18 जून को ही नतीजे सामने आ जाएंगे और 20 जून को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आपको खबर बताते हैं कि एमएलसी की 10 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 9 सीटों पर चुनाव है और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। अब आप ये समझिए कि कौन कौन सी सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। देखिए, 9 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं, जिसमें 28 जून को इन 9 सीटों पर रहे जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 1 सीट जो नीतीश कुमार की सीट है वो राज्यसभा चले गए हैं, इस वजह से ये सीट खाली हुई और इस पर अब उपचुनाव हो रहा है। अब आपको खबर समझाते हैं किस पार्टी की कितनी सीटें खाली हुई या होने वाली हैं। तो जेडीयू से 5, जेडीयू और बीजेपी से 2, कांग्रेस से 1 और आरजेडी की 2 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। अब जेडीयू कोटे की 5 सीटें खाली हो रही हैं, या कह सकते हैं कि इन 5 सीटों पर जेडीयू के एमएलसी रहे हैं या हैं। तो जेडीयू से जिन नेताओं की सीटें खाली हुई वो हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की वजह से उनकी विधान परिषद की सीट खाली हुई है। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा विधायक बन गए तो उनकी भी सीट खाली हो चुकी है। इसके अलावा गुलाम गौस
भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा की सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होने वाला है। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी कोटे से बात करें तो सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से विधायक बन गए हैं, इसलिए उनकी सीट खाली है, जबकि संजय मयूख का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आरजेडी की भी 2 सीटें खाली हो रही हैं, इनमें से एक सीट मोहम्मद फारूक की है, जबकि दूसरी सुनील कुमार की है। एक सीट कांग्रेस की भी है जो खाली हो रही है। कांग्रेस की इस सीट से एमएलसी समीर कुमार सिंह है, जिनका कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। अब चुनाव प्रक्रिया को भी समझिए, या यूं कहें कि विधान परिषद चुनाव में जो वोटों का गणित है वो कैसा होगा, उसे आपको समझाते हैं। विधान परिषद की एक सीट के लिए विधायकों का जो वोट है, यानी एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए, 25 विधायकों का वोट चाहिए। अब आप खबर तो समझिए, एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से एनडीए का 9 में 8 सीटों पर जीत तय माना जा रहा है। 10वीं सीट की बात हमने इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि 10वीं सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव वाली सीट का तो सत्ताधारी गठबंधन में जाना तय है। वो सीट जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खाली हुई है, जाहिर है वो जेडीयू कोटे में ही जाएगी। अब आप खबर तो समझिए, आरजेडी के 25 विधायक हैं। आरजेडी एक सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। विधान परिषद की 9 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बीजेपी 3, जेडीयू 3, एलजेपी-आरवी 1 और आरएलएम को 1 सीट मिलने की चर्चा चल रही है। अब विधान परिषद चुनाव का ऐलान के बाद जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो कौन हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से तो वो भी आपको बता देते हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है। ये जेडीयू के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। विधान परिषद चुनाव में अब एक और उम्मीदवार का नाम, यानी कि चौथा उम्मीदवार जो जेडीयू कोटे से होगा वो सहनी समाज से ही कोई होगा। भीष्म सहनी हो सकते हैं या फिर कोई और सहनी नेता इसमें शामिल हो सकता है। जेडीयू उसे अपना उम्मीदवार बना सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर ही परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे, और इसका पूरा खर्चा सरकार ही उठाएगी। सवाल है कि सरकारी खर्च पर मौज वाली ये कैसी पर्यटन नीति है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में एक से एक सुंदर स्थल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं और पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं भी। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में कई राज्यों के मुकाबले बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। कई जगहों को ज्यादा लोग जानते नहीं, तो कई जगहों पर पहुंचने की उतनी अच्छी सुविधा नहीं। अब राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर ही परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अधिकारी इन पर्यटन स्थलों का दौरा करने के बाद अपनी तस्वीर और अनुभव सरकार से साझा करेंगे। अगर पर्यटन विभाग ने निर्णय लिया है कि जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हो परिवार के साथ जाएं, सुनने में ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस निर्देश ने कई सवालों के साथ सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। लेकिन अपने ही अधिकारियों पदाधिकारियों को वो पर्यटक स्थल पर जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, इससे तो कामकाज पर भी असर पड़ेगा। विपक्ष ने सवाल उठाया और ये कहा कि पर्यटन को लेकर सरकार की ये नीति समझ से परे है। काम पर ध्यान दे, जनता के मुख्य मुद्दे क्या है, जनता के मुख्य मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। जबकि सत्ता पक्ष के नेता फैसले को सही ठहरा रहे हैं। और जो हमारे कर्मचारी पदाधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं, उनको 1-2 दिन घूमना भी चाहिए। तो हम लोगों ने ये विचार किया है, सरकार ने ये विचार किया है। सवाल है कि सरकारी खर्च पर मौज वाली ये कैसी पर्यटन नीति। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस फैसले से बिहार में सियासत तो हो ही रही है, इसके साथ ही कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। आप भी ये खबर समझिए। देखिए, सरकारी खर्च पर मौज वाली पर्यटन नीति को अब आप समझिए। इस नीति में बिहार सरकार की नई पर्यटन नीति जो है वो लागू हुई है।
जिसमें सरकारी खर्च पर पर्यटन करेंगे सरकारी बाबू, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें सरकारी खर्च पर ही घूमने के लिए भेजा जाएगा। सरकारी बाबुओं को परिवार अपने साथ ले जाने की इजाजत भी होगी। अब सरकारी बाबू अपने सपरिवार के साथ बिहार भ्रमण कर सकेंगे। अब समय और अवधि क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो हर 3 महीने में एक बार वो घूमने के लिए जाएंगे। 2 दिनों की ये छुट्टी होने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन ये तय किए गए हैं और जो खर्च होने वाला है ये पूरा खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी। सरकारी बाबू के टूर के जरूरी नियम क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। कम से कम 3 स्थलों का भ्रमण करना जरूरी होगा। चिन्हित स्थान पर रात बिताना भी उनके लिए अनिवार्य होगा। यात्रा की तस्वीरों को खींचना होगा। अपने अनुभव को भी साझा करना जरूरी है। अधिकारियों को बिहार के पर्यटन स्थलों पर जाने का निर्देश क्यों दिया गया है, अब आप इसे समझिए। पहले अधिकारी विदेश यात्रा पर जाते थे और पिछले साल कई अधिकारी काफी समय तक विदेश यात्रा पर रहे। अब सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा से देश का पैसा बाहर जाता है। सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है और सरकारी खर्च पर अगले 6 महीने तक कोई भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। उसके बदले सरकार का बिहार के पर्यटन स्थलों को आगे बढ़ाने की सोच है। अब विदेश की जगह अधिकारी बिहार के पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए जाएंगे और इससे बिहार के पर्यटन स्थलों का विकास होगा। इसके साथ ही देश का पैसा बचेगा और जो अनुभव वो साझा करेंगे उस अनुभव के हिसाब से आगे फिर काम किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। वैश्विक संकट को देखते हुए सम्राट सरकार का बड़ा फैसला। सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लग गई है। सरकारी खर्च पर अगले 6 महीने तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। अधिकारी ज्यादातर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करेंगे। सभी अधिकारियों को कार पूलिंग का निर्देश दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर है। सभी विभागों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला भी लिया गया है जो ये देखेगा कि ऊर्जा का गैर जरूरी इस्तेमाल ना हो। मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। और अब हम आपको ये खबर समझाते हैं। अधिकारियों के विदेश जाने पर रोक आखिर क्यों सरकार ने लगाई है, इसे आप समझिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले अधिकारी विदेश यात्रा पर जाते थे और पिछले साल कई अधिकारी ऐसे थे जो काफी समय तक विदेश यात्रा पर रहे। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा से देश का पैसा बाहर जाता है और अभी युद्ध की वजह से वैश्विक संकट है, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगाई है। सरकारी खर्च पर अगले 6 महीने तक कोई भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। उसके बदले सरकार का बिहार के पर्यटन स्थलों को आगे बढ़ाने की सोच है। अब विदेश की जगह अधिकारी बिहार के पर्यटन स्थलों पर जाएंगे। इससे बिहार के पर्यटन स्थलों का विकास होगा और साथ ही देश का पैसा बचेगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। देश में डेमोग्राफी चेंज यानी जनसंख्या संतुलन बदलने का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है और इससे निपटने के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी का मकसद उन इलाकों की जांच कर डेटा जुटाना है जहां पॉपुलेशन में अचानक और असामान्य बदलाव देखे गए हैं। इस कमेटी के जरिए घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की रणनीति पर भी काम होगा। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। डेमोग्राफिक चेंज को एक चैलेंज की तरह लेते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने देश में हो रहे असामान्य डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर शमिका रवि इसकी सदस्य होंगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस कमेटी के सचिव होंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। इस डेमोग्राफिक मिशन का ऐलान पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही किया था।
गृह मंत्री अमित शाह ने अब इसे अमली जामा पहनाया है। भारत को 370 और नक्सलवाद से मुक्त बनाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया है। हाई लेवल कमेटी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब साफ है कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डेमोग्राफी चेंज को लेकर के सरकार अब एक्शन में है और सरकार की तरफ से कमेटी भी बना दी गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, ये कमेटी कैसे काम करेगी, इसका काम क्या होगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, जल्दी से आप समझिए। हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के मायने क्या हैं, ये आप समझिए। घुसपैठ पर सरकार ने ये हाई लेवल कमेटी बनाई है और इसके साथ ही घुसपैठ पर सरकार ने हाई लेवल कमेटी जो बनाई उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी आपको बता देते हैं। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही कुछ और सदस्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कमेटी के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर शमिका रवि, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव। अब आप खबर तो समझिए, घुसपैठ पर बनी हाई लेवल कमेटी का काम क्या होगा, ये क्या काम करने वाली है। तो अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज का व्यापक मूल्यांकन होगा। इसके साथ ही सामान्य जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का विश्लेषण किया जाएगा और साथ में अवैध घुसपैठ रोकने का सुनियोजित समयबद्ध समाधान खोजना होगा। अब आप खबर तो समझिए, घुसपैठ पर हाई लेवल कमेटी के गठन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अवैध घुसपैठ और अस्वाभाविक जनसंख्या बदलाव की जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई है। सरकार की तरफ से इस कमेटी को बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं घुसपैठ पर सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है उस पर क्या बातें कही जा रही है। सरकार का कहना है इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जोड़कर देख रही है, तो विपक्ष इसे राजनीतिक नैरेटिव बता रहा है। यानी इस पर सियासत शुरू है और पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जिसमें वार पलटवार किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना और दरभंगा में दर्दनाक हादसे ने कोहराम मचा दिया। पटना में गंगा में डूबने से 3 युवक की मौत हो गई, तो दरभंगा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई। दोनों हादसों ने एक बार फिर लापरवाही और असावधानी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी एक बार फिर से मौत का सैलाब बन गई, जहां नहाने गए 5 युवक देखते ही देखते गहरे पानी में समा गए। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक अब भी लापता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब युवक गंगा में डूबने लगे तो उन्हें बचाने के लिए एक शख्स भी नदी में कूद गया, लेकिन तेज बहाव और गहराई ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। मृतकों की पहचान चंदन कुमार, समर कुमार और अमित कुमार के तौर पर हुई है। इसमें 2 का बचा लिया गया, 3 डूब गया। 3 को बचाने के चक्कर में एक बेचारा इंसान आदमी वो भी चले गए। इसी तरह एक और दिल दहला देने वाली घटना दरभंगा के गौरा गांव से सामने आई, जहां खेलते खेलते 2 मासूम बच्चियों की जिंदगी एक जेसीबी से बने पानी भरे गड्ढे में खत्म हो गई। शिवानी कुमारी और निशा कुमारी की मौत के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। अगल बगल के बच्चे खेल रहे थे, वही बताया था। आप लोग को जानकारी मिला तब वहाँ दौड़ के गए। वहाँ से कहाँ लेके आए हुए हैं बॉडी को? सिंहवाड़ा समुदाय केंद्र। दोनों घटनाएं सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक कड़ी चेतावनी है। नदी तालाब के पास जाते समय पूरी सतर्कता बरतने की, बच्चों को अकेला न छोड़ने की और प्रशासन से अपील भी ऐसे खतरनाक स्थानों को वक्त रहते सुरक्षित किया जाए, ताकि कोई और परिवार अपने घर के चिराग को न खोए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।